मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने। तो आईपीएस बनने का था, तो जब डॉक्टर में फेल हो गए, देन यूपीएससी की तैयारी में कूदे, आईपीएस बनना है। और फिर आईपीएस की लड़ाई 7 साल तक लड़ी हमने, लेकिन वहाँ नहीं हुए सक्सेस। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल यहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं है, लोग बताते भी नहीं हैं। तो मैं अपने जॉब के साथ साथ जो है बच्चों को मेंटोर भी करता हूँ, उनको बताता हूँ कैसे आप गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो रेवेन्यू का होता है, वो पूरा राजा अपने पास ही रखते हैं, तो रेवेन्यू वाला कभी प्राइवेट नहीं होगा। तो इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, ये सब जो डिपार्टमेंट है, ईडी, सीबीआई, ये सब हमेशा गवर्नमेंट ही रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे नोट से आ जाते हैं। इवन अभी जस्ट एक कॉल आया था मेरी स्टूडेंट का, जिसका अभी सीएचएसएल का मेंस हुआ है, एंड शी सेड कि मैक्सिमम जो जीएस के क्वेश्चन थे वो मेरे ही नोट से आए थे। उसमें एक नंबर भी बताता हूँ, 22 एग्जाम मैं फेल भी किया हूँ। तो 22 एग्जाम फेल किया हूँ विद इन 6 to 7 मंथ, और फिर 3 एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है। तो ये जो है मतलब फेल होना, ये एक समझिए मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं अच्छा मेंटोर बन पाया, बच्चों को बता पाता हूँ कि ऐसे पढ़ोगे तो फेल करोगे। जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कैसे होता है? किसी सेक्शन का काम है रेड मारने का, किसी सेक्शन का काम है जो रेड मार के लेके आए हैं मटेरियल, उनके ऊपर काम करना है। किसी का है कि टैक्स अगर टैक्स पेयर ने नहीं भरा है तो उसके ऊपर केस करने का। किसी का है कि अगर टैक्स पेयर ने डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर दिया है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है कि वो सेक्शन है, उसको उस पर काम करने का। किसी सेक्शन का काम है रिपोर्ट देखना कि साल भर में कितना पैसा आया, किधर गया, नहीं गया, उसको टेक्निकल सेक्शन बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी चली आ रही है उसमें कुरीतियाँ हैं, जो जिसको कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हो। तो उसके लिए हम लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं समाज में, उनके ऊपर आप नकेल कसिए और उनके ऊपर नज़र रखिए कि कहीं वो कुछ ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के खिलाफ हो। कि फेक इनवॉइसेस को लेके जो है बहुत ज़्यादा मामला जो है गर्म है, मतलब बहुत सारा जो अरेस्ट हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में फेक इन्वेस्टर्स को लेके हुआ है। फेक इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि आप जो है एक बिल क्रिएट कर लेते हैं जो कि जनरली वो बिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और उसका आप क्लेम ले लेते हैं, आईटीसी क्लेम ले लेते हैं। मतलब उस पर जो टैक्स, उस बिल के अगेंस्ट जो टैक्स है वो आप रिबेट में ले लेते हैं, और वो आप दिखा देते हैं कि मैंने टैक्स पे कर दिया है। तो इसके कारण बहुत सारा जो है गिरफ्तारियां हुई है, बहुत सारे जो चोरी हुई है, इस पर हम लोग जो है अभी बहुत काम कर रहे हैं। तो सिर्फ राय देने वाला मेंटोर नहीं चाहिए, इसलिए। और दूसरा चीज है कि जो मेंटोर आप बना रहे हैं उसका भी कोई मेंटोर होना चाहिए। जैसे मैं अगर मेंटोर हूं तो मेरा भी कोई ना कोई मेंटोर हो जहां से मैं ग्रेजुअली सीख रहा हूं, और मैं उधर से सीख रहा हूं और बच्चों को उधर से सिखा रहा हूं। आगाज योर जर्नी अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे या दिवाकर झा भी लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा। कि बच्चे के पापा मम्मी ने बोला तैयारी छोड़ दो, और मैंने बोला था कि तेरा हो जाएगा, तू तैयारी कर। अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अब वो पापा की बात सुनेगा या टीचर की बात सुनेगा। तो फिर उस समय मुझे उसके पापा और मम्मी से जो है बात करना पड़ा, और एक तरह से उन्हें मेंटोर करना। कि मेकडी तो और बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने अच्छे अच्छे नंबर लाए थे। उन्होंने कोई स्टोव जलाने लगा, सब टी बनाने में लग गया। हाँ, सब टी बनाने लगा। उसमें से एक बच्चे ने टी नहीं बनाया, उसने क्या किया, 2 माचिस लिया, ऐसे किया और ऐसे किया, और उसने टी बनाया। तो मैं सोचा कि मतलब कैसे सिंपल जो चीजें होती है वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वो चेक करते हैं। तो मैं बोला कि मैं उस टाइम देखा कि इस टाइप के भी इंटरव्यूज होते हैं। सिर्फ 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से सॉल्व कर लिया है और वो आपको याद हो जाता है तो फिर ये आसान है। यहाँ पर लोग पूछते हैं कि नॉर्थ वाले ही क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र और जो इधर वाले बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, जो वहाँ से क्यों नहीं आ रहे, गुजरात से क्यों नहीं आ रहे हैं। सो दिवाकर जी, आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी और कैसे स्टार्ट हुई? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम जैसे कि ब्रजेश जी ने बताया दिवाकर झा है, और मैं जीएसटी सुपरिटेंडेंट हूँ। और इससे पहले मैं जीएसटी इंस्पेक्टर था। और जीएसटी इंस्पेक्टर जो आप बनते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आप अगर आप क्लियर करते हैं एसएससी सीजीएल तो फिर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, और पहला प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट का। तो मेरा अभी पहला प्रमोशन हुआ है, और राइट नाउ मैं सुपरिटेंडेंट हूँ जीएसटी में। जी। सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड आपने कैसे सोचा कि मुझे जीएसटी? बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा जो ब्रजेश जी ने बताया है ये क्वेश्चन।
क्योंकि ये मेरा एम नहीं था कि जीएसटी इंस्पेक्टर या ऐसे बनूं। मेरा एम कुछ और था। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, इवन आप लोग भी देखेंगे। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के लिए मुझे बिहार से दिल्ली भेजा गया, वहाँ पर कोचिंग वगैरह करके डॉक्टर की तैयारी करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, या यूँ कहें कि मेरा जो अंदर से जो आवाज़ है डॉक्टर बनने वाला वो नहीं था। इसके लिए मैं वहाँ फेल हुआ डॉक्टर की लाइफ में। लेकिन यूनिफॉर्म का जो है मेरे लिए क्रेज़ था कि एनी हाउ यूनिफॉर्म चाहिए। तो यूनिफॉर्म मतलब आईपीएस बनने का था। तो जब डॉक्टर में फेल हो गए, देन यूपीएससी की तैयारी में कूदे, आईपीएस बनना है। और फिर आईपीएस की लड़ाई 7 साल तक लड़ी हमने, लेकिन वहाँ नहीं हुए सक्सेस। उसके बाद जो है फिर मास कम्युनिकेशन किया है। मतलब लाइफ देखिए, बनना क्या चाह रहे थे, क्या क्या बनते हुए यहाँ पहुँचे हैं। फिर मास कम्युनिकेशन किया। मास कम्युनिकेशन में मैं एनडीटीवी, इंडिया न्यूज़, मौर्या टीवी में मैं न्यूज़ एंकर था, क्राइम एंकर था, वो कर रहा था। फिर पापा का फ़ोन आया कि नहीं, तुम्हें सरकारी नौकरी करना है, जो खासकर बिहार में या हमारे तरफ जो है सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं। तो जब उनका फ़ोन आया कि नहीं सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर मैं आ गया कि चलो देखें अब क्या है मेरे पास। तो देन बैंक पीओ की तैयारी करना और एसएससी की तैयारी करना। तो एसएससी का जो जॉब लगी है मुझे, फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरा एज जो है वो ख़त्म हो चुका था, 26.5 हो गया था। और पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्लियर किया, और फिर बैंक पीओ में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके, दैट्स नाइस टू हियर यू। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है, ये सवाल मैं सोच रहा था कि ब्रजेश जी जो पूछेंगे जीएसटी क्या है। तो देखिए, जीएसटी जानने से पहले टैक्स समझ लेते हैं कि टैक्स क्या है। तो टैक्स क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि वो टैक्स हो गया। अब इंडिया में हम लोगों ने टैक्स को 2 तरह का टैक्स अडॉप्ट किया है। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस बंदे के ऊपर इंपोज किया कि तुमको टैक्स देना है, तो ये बंदा ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो हम गवर्नमेंट ने इंपोज किया टैक्स, और जिसके ऊपर इंपोज हुआ है वो पे कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसमें आता है इनकम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट ने ब्रजेश जी के ऊपर इनकम टैक्स लगाया कि ब्रजेश जी आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम ये 15 लाख रुपए है, तो इसमें आपका इनकम टैक्स इतना बनता है। तो ब्रजेश जी जो है उस अपने सैलरी में से कुछ अमाउंट जो भी सरकार ने लगाया है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये होता है ब्रजेश जी का इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का मतलब जिसके ऊपर लगाया गया है वही बंदा पे कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स हो गया। दूसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ब्रजेश जी के ऊपर लगाया टैक्स, और ब्रजेश जी किसी और से ले रहे हैं पैसा, और फिर वो गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? जैसे मान लीजिए, जैसे आप ये यूट्यूब देख रहे हैं, सर का जो ये है चैनल है, ये चैनल मोनेटाइज हो गया। अब इसमें जो है इनकम टैक्स, इनको इनकम टैक्स तो आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, या दूसरा एग्जांपल कोई प्रोडक्ट का लेते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज मोबाइल, आजकल मोबाइल सबके पास है, सपोज ये मोबाइल है, तो मोबाइल का दुकान मैंने ओपन किया है, तो मैंने ये मोबाइल 10,000 रुपये में मुझे बेचना है। तो मैंने क्या किया, ये 10,000 रुपये में ब्रजेश जी को बेच दिया, और ब्रजेश जी को बोला कि इस पर जो है 18% जीएसटी पे करना है, सरकार ने मुझे लगाया है। तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लगाया, इस मोबाइल का मतलब सेलर हूं मैं, और मैं क्या कर रहा हूं, ब्रजेश जी जो कि मेरे कस्टमर हैं उनसे वो पैसा ले रहा हूं और फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके ऊपर इंपोज हुआ है वो बंदा खुद पे नहीं कर रहा है, वो जो एंड कस्टमर है, कंज्यूमर है, उससे कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट एंड वाले को क्यों नहीं लगाता है, कस्टमर को, है ना? तो वहां पर गवर्नमेंट जो है बहुत ही, बोलते हैं ना कि इजी फॉर्मूला यूज करते हैं कि सेलर को पकड़ना आसान है, कस्टमर को पकड़ेंगे तो कस्टमर तो लाखों, हजारों, करोड़ों में हो सकते हैं। तो उनको पकड़ने से बढ़िया है कि एक सेलर को पकड़ो जिसके पास लाखों कस्टमर है। तो इनको पकड़ा तो हमारे लिए मैनेजमेंट आसान है कि एक दुकानदार को पकड़ लिए, एक बिजनेस ओनर को पकड़ लिए, उनके पास जितना कस्टमर है उनका डेटा उनके पास है, हम देख लिए भाई कस्टमर ने उनको पे किया, भाई तुम दो जीएसटी। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें जीएसटी भी आता है, कस्टम ड्यूटी जो है वो भी इसी में आता है।
तो ये डिफरेंस है। तो जीएसटी में क्या हुआ है, जैसे जीएसटी एरा से पहले की जो कहानी है ये भी समझा देता हूं। इसमें क्या हुआ था ब्रजेश जी कि पहले जो है मतलब 2017 से पहले देखेंगे आप जीएसटी नहीं था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आता है और जीएसटी में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस हुआ करता था। जैसे उसमें आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स था, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी था, तो सर्विस टैक्स था। तो ये तमाम तरह की जो 10-12 टैक्सेस हैं उन सबको मिला के गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को एक किया है और उसका नाम दे दिया है जीएसटी। तो अभी जितने भी बिजनेस ओनर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जीएसटी पे करना है और बाकी सब टैक्स से मुक्ति हो गई है। तो बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि उनको तमाम तरह के टैक्सेस से निजात मिल गया है। एक टैक्स दे दिए, कहानी खत्म। और फिर वही टैक्स जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच बंटवारा होता है। जैसे हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो जैसे मैं सेंट्रल का हूं तो मैं सेंट्रल का तो मैं स्टेट का भी लेता हूं, कलेक्ट कर लेता हूं। अगर वो टैक्स पेयर हमारे जुरिस्डिक्शन में है तो फिर हम स्टेट वाले को उनका जो हिस्सा है वो दे देते हैं। तो हमारे लिए भी आसान हो गया जीएसटी आने से, गवर्नमेंट के लिए भी आसान है और जो बिजनेस ओनर है उनके लिए भी आसान तो है ही। हाँ, जो बिजनेस ओनर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं उनके लिए ये दुख की खबर है कि उनको यहां पर जो है चोरी करने का स्कोप बहुत ही कम हो गया है, जो 2017 से पहले ज्यादा हुआ करता था जी। सो ये स्टेट का कितना परसेंटेज रहता है एंड सेंट्रल का कितना परसेंट? वो दोनों इक्वल है। जैसे 18% अगर लिया है तो 9, ठीक है, इसे 12 लिया है तो 6, तो बराबर में बंटवारा हुआ है। तो अगर एग्जांपल सपोज आई एम द पेइंग द जीएसटी व्हाटएवर, तो 9% डायरेक्टली उनको जाता है कि बिल्कुल आप पे करेंगे 18%, तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है बाद में बढ़ जाएगा 9 स्टेट का 9 सेंट्रल का। जब आप इनवाइस जनरेट करेंगे उसमें वो दिखाना भी जरूरी होता है। वहां पे आप देखेंगे एसजीएसटी इतना परसेंट, सीजीएसटी इतना परसेंट, तो वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। जीएसटी का मेन ये है कि जो भी कलेक्ट करता है कोई भी बिजनेस ओनर, तो उनकी ये जिम्मेदारी है, मोरल कर्तव्य है और लॉ से भी वो बाइंड है कि उनको एनी हाउ गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। जीएसटी अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करते समय क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? ये क्वेश्चन अभी जस्ट मेरी ट्रेनिंग हुई है, बिहेवियर वाला एक ट्रेनिंग था हम लोगों का, इसमें भी ये पूछा गया है कि जनरली क्या होता है कि पहले जो इंस्पेक्टर राज हुआ करता था उस समय ना डंडा मार के टैक्स वसूला करते थे, है ना। डंडा मार मतलब वही इंस्पेक्टर राज कि घुस गए, हाँ लो दो जो भी है। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, सरकार ने इसको कंप्लीट चेंज कर दिया। अभी हम लोग किस मोड में हैं कि हमें प्यार मोहब्बत से टैक्स लेना है। प्यार मोहब्बत से लेने का मतलब जो सामने वाला बिजनेस ओनर है उनका जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, बिजनेस का जो चैलेंजेस है वो सब भी कंसीडर करना है। उसमें अगर हेल्प कर सकते हैं तो उसमें भी हेल्प करना चाहिए, देन आप टैक्स लीजिए। ये नहीं कि डंडा मार के आपको टैक्स लेना है। तो एक तो ये चीजें जो चेंज हुई है पहले के हिसाब से, अभी हम लोग जो है, हम लोगों को बताया गया है कि आप जो है जो भी टैक्स पेयर है उनसे आप जबरदस्ती या डराना धमकाना नहीं है। उनका जो स्थिति है वो सब देखते हुए आपको टैक्स जो है ये करना है। टारगेट तो है ही, तो एक चैलेंज तो ये भी है कि हमारे पास भी टारगेट है कि इतना टैक्स जो है आना चाहिए, इतना रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट तरह से हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे पहले हम लोग जब कोई रजिस्ट्रेशन लेता था तो नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट भेजता था और हम रजिस्ट्रेशन दे देते थे। अभी क्या प्रोसेस है कि अभी अगर आप अप्लाई करेंगे जीएसटी तो फिर हमारे ऑफिस के जो ऑफिसर हैं, जो इंस्पेक्टर है, वो लोग जाएंगे आपके घर पे विजिट करने के लिए, जिसको बोलते हैं पीबी, फिजिकल वेरिफिकेशन। वो वेरीफाई होगा कि हाँ भाई ये केवाईसी है, ये बंदा यहाँ पर है, मतलब लंबा हो गया ना प्रोसेस। तो जो पहले इजी काम था हमारे लिए बहुत टफ हो गया। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने के लिए भी इतना तामझाम है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लूपहोल था पहले कि कोई भी बंदा किसी के आधार कार्ड से, किसी के उससे रजिस्ट्रेशन ले लेता था। लेकिन अभी जो है हम लोग फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि वो नाम का ऑफिस है, वहाँ पर जो प्रीमाइसेस है वो ऑन है, रेंटेड है, उसका एग्रीमेंट है नहीं है, वो सारा कुछ, और जिसके नाम पे है वो बंदा वहाँ उपस्थित है, उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारा काम है जीएसटी में, तो बहुत सारा काम, बहुत सारा एंगल, बहुत सारा सेक्शन, तो बहुत ही टफ होता जा रहा है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आईटी अभी आई है, जो पहले फाइल वर्क होता था, तो अभी हमारे ऑफिस में ई ऑफिस हो गया है। सब कुछ जो है मेल और इससे हो रहा है। ई ऑफिस में बहुत चीजें आसान हो गई। जो मोटी मोटी फाइलों का जो चलन था पहले सरकारी ऑफिस में, अभी आपको फाइलें कम दिखेंगी। तो आईटी के आने से
काम जो बढ़ा है वो थोड़ा आसान भी हो गया है, ईजी भी हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, एक चीज़ और था कि मतलब अभी बहुत सारे टी स्टॉल वाले भी है, बहुत सारा, मतलब जीएसटी कब लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए? हाँ, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो ध्यान से समझिएगा ब्रजेश जी का ये सवाल, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी सीए ने किसी जो अपना बोलते हैं ना कि टैक्स के बारे में जो कंसल्टेंट है, किसी कंसल्टेंट के एडवाइस पर आप फटाफट जीएसटी अप्लाई कर देते हैं, ले लेते हैं, उसमें नुकसान होता है। उसमें नुकसान क्या होता है, आपका बिजनेस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रखा गया है। तो 20 लाख के ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको जो है जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा 20 लाख के नीचे है तो फिर जरूरत नहीं है लेने का। लेकिन कई बार जैसे नया नया जब जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 में, तो देखा कि हमने सलून वाला, ये परचून वाला, सब ने जीएसटी ले लिया। और बाद में क्या हुआ कि जीएसटी का संख्या बढ़ गया, रेवेन्यू कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका टैक्सेबल इनकम भी नहीं है। तो ये यहां पर भी ध्यान से समझिएगा, अगर जीएसटी की आपको जरूरत है, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं और सामने वाला बोल रहा है जीएसटी नंबर है क्या, अगर जीएसटी नंबर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इस केस में आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो फिर आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है और जरूरत भी नहीं है, बिजनेस आपका स्मूथ रन कर रहा है विदाउट जीएसटी, तो नो नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई मतलब नहीं है लेने का। लेने से नुकसान क्या है, लेने से नुकसान है कि थ्रेशोल्ड लिमिट तो है नहीं, टैक्स तो आप ले नहीं रहे, गवर्नमेंट को आप कुछ दे नहीं रहे, लेकिन आपके पास जो लायबिलिटी आ जाएगी रिटर्न भरने की। जो इनकम टैक्स रिटर्न आप साल में एक बार भरते हैं और उसके लिए भी आप 10 लोगों को फोन करते हैं या किसी कंसल्टेंट को 500 रुपए 100,000 रुपए देते हैं, यहां पर वही काम आपको हर एक महीने करना है। तो मंथली रिटर्न जो है वो आपका सरदर्द बन जाएगा। अगर आप मंथली 6 रिटर्न नहीं भरते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाएगा, और उसके लिए फिर क्या होगा कि वो पूरा पेनल्टी ये सब लगाना पड़ेगा आपको, नॉन फाइलिंग का ये सब। तो इसलिए ये सब तामझाम में ना पड़े। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो ही आप जीएसटी लीजिए, या बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम आती है तभी आप जीएसटी लीजिए। बहुत बार आपने जो बताया कि लाइक 20 लाख से नीचे अगर सामने वाले ने जीएसटी एप्लीकेबल किया तो सामने वाला तो पूरा 18 to 20% लेता है वो आपसे, बट आपके पास है नहीं, बट वो आपसे लेता है। तो एक तो इसमें आपको मिलेगा ना उसका क्रेडिट, तो इसलिए नंबर लेना जरूरी है। नहीं, अगर क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये मैंने खरीदा है किसी से, तो इसका दाम है 10,000 रुपए, और मैंने जिससे खरीदा है उसने 18% ले लिया मेरे से, तो मैं अपने बिजनेस में ये दिखा सकता हूं ना रिटर्न में कि मेरा ये 10,000 है, ये 18% मैंने दिया हुआ है, तो ये हमको रिफंड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आईटीसी क्रेडिट, क्योंकि आपने पे कर दिया, आपको जो लायबिलिटी है नहीं तो आप उसको क्रेडिट में ले सकते हैं। जब इनकम इसमें आपका जो जीएसटी होगा उसमें से वो माइनस हो जाएगा, वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। जो पहले क्या होता था, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि तो 2017 से पहले क्या होता था कि हर एक चीज का टैक्स 2-3 बार लग रहा है, एक ही प्रोडक्ट पे 3-4 बार टैक्स लग रहा है। आपने कुछ खरीदा फिर क्लेम नहीं कर पाए तो आपको भी टैक्स लग गया। तो इसलिए इसको खत्म करके जीएसटी लाया गया, जिससे कि आपको बार बार एक ही चीज के लिए टैक्स नहीं देना पड़े। अगर आपने टैक्स एक बार दे दिया है तो फिर उसका आप रिबेट ले सकते हैं, आप उसको आईटीसी क्रेडिट में दिखा सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैं टैक्स भरूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने 18% ये भरा हुआ है, got it. तो मेरा जो टैक्स बन रहा था जेन्युइन, उसमें से वो 18% माइनस हो जाएगा, तो फायदा हो गया ना। Right, तो इसलिए अगर बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है तो जीएसटी लीजिए, या 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी लीजिए। ये जो जीएसटी बेनिफिट कैसे है बिजनेसमैन और कंज्यूमर के लिए? कंज्यूमर के लिए बेनिफिट ये कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि जीएसटी नंबर अगर किसी बिजनेस वाला लिया हुआ है तो भाई वो जेन्युइन बंदा होगा, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये ऑथेंटिसिटी हो गई। विदाउट जीएसटी अगर आप लेते हैं तो गारंटी वारंटी का कोई ये नहीं रहेगा कि वो सही सामान दिया है कि डुप्लीकेट सामान दिया है। आप अक्सर देखेंगे कि विदाउट जीएसटी या वैसे करके सामान जो लेते हैं उनका कोई गारंटी नहीं होता है। एक तो ये है। दूसरा है कि आपका एक छोटा सा योगदान जो है नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, आप भारत को जो है एक सशक्त भारत की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है और गवर्नमेंट के अकाउंट से ही जितना भी डेवलपमेंट का काम है उसमें आपका एक छोटा सहयोग होता है। तो कंज्यूमर के लिए तो ये मैंडेटरी है ही, बिजनेस ओनर के लिए भी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे, उतना आप कंट्रीब्यूशन आप सरकार को भी दे रहे हैं तो बिजनेस भी आपका ग्रोथ करेगा। बिजनेस क्यों ग्रोथ करेगा कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि आप ऑथेंटिक ये दिखा सकते हैं कि मैं जीएसटी नंबर लिया हूं।
और चीज़ें आसान होती जाएंगी आपको। जो टैक्स का टेंशन था, टैक्स के चक्र में आप फंसे हुए थे, वो एक टैक्स होने से बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कैसे होता है, उनका डे वाइज डे का क्या है प्रोसेस? ओके, जीएसटी ऑफिसर जो है ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का काम हर एक ऑफिसर करता है। डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन हैं, अलग अलग सेक्शन हैं। किसी सेक्शन का काम है रेड मारने का, किसी सेक्शन का काम है जो रेड मार के लेके आए हैं मटेरियल, उनके ऊपर काम करना है। किसी का है कि टैक्स अगर टैक्स पेयर ने नहीं भरा है तो उसके ऊपर केस करने का। किसी का है कि अगर टैक्स पेयर ने डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर दिया है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है कि वो सेक्शन है, उसको उस पर काम करने का। किसी सेक्शन का काम है रिपोर्ट देखना कि साल भर में कितना पैसा आया, किधर गया, नहीं गया, उसको टेक्निकल सेक्शन बोलते हैं। किसी का है कि एक जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना कि कहाँ कहाँ से जो है टैक्स की चोरी हो रही है, या कौन सा सेक्टर में ज़्यादा टैक्स जो है आना चाहिए बट आ नहीं रहा है, क्या कारण है। तो इस तरह से ना पूरा डिपार्टमेंट जो है उसमें 15-20 तरह का विंग है जीएसटी में। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है हमेशा वो रेड ही मारता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक सेक्शन में हम लोगों का इंटरनल ट्रांसफर होते रहता है 3-3 साल पे, 2-2 साल पे, या जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इवन जैसे ईवे बिल का अभी चल रहा है, तो ईवे बिल के लिए भी किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को ईवे बिल चेक करने के लिए, जो रोड पे गाड़ियाँ जा रही है उसको चेक करना कि वो जो ट्रक जा रहा है वो टैक्स पे करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए भी जीएसटी ऑफिसर रहता है। तो मतलब जीएसटी ऑफिसर का जो बोलते हैं कि जो लाइफ है वो हर एक साल, या यूं कहें हर एक 2 साल पे चेंज होता रहता है। कभी आपका नाइट ड्यूटी रहता है, कभी आपका डे ड्यूटी रहता है, तो ये सब भी रहता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। बट जो एडवेंचरस है, जिसको मज़ा आता है ये सब करने में, एक तरह का काम नहीं रहेगा, मोनोटोनस नहीं लगेगा, तो मज़ा आएगा। चलो अब ये सेक्शन हो गया, अभी आप इस सेक्शन में आए। जैसे मैं अभी लीगल सेक्शन में था, उससे पहले मैं रिपोर्ट बनाता था, उससे पहले मैं एंटी विजन में था जहाँ पर आप रेड मारने के लिए जाते हैं, उससे पहले फिर रेंज में था जहाँ पीवी के लिए जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो मतलब बहुत सारा सेक्शन होता है और हर एक सेक्शन का दिनचर्या अलग हो जाएगा फिर आपका। मतलब कोई एक नॉर्मल दिनचर्या आप किसी ऑफिसर के बारे में नहीं बोल सकते कि हाँ इतना बजे ऑफिस जाना है, इतना बजे ऑफिस से आना है। वो डिपेंड करेगा कि उस ऑफिसर का पोस्टिंग किस सेक्शन में है। सब सेक्शन का अलग अलग काम है। मैंने देखा है कि ड्यूरिंग इलेक्शन जीएसटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों का जो जॉब्स है वो बहुत बढ़ जाता है, मतलब न दिन न नाइट, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे क्यों होता है? बिल्कुल, इलेक्शन में क्या होता है कि आप जानते हैं आजकल जो इलेक्शन है, मैक्सिमम बार जो है, जो इलेक्शन कमीशन है वो बोलते हैं कि आपको एक लिमिट दिया गया है, इतना पैसा खर्च करके ही आपको इलेक्शन में जो है लड़ना है। लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी चली आ रही है उसमें कुरीतियाँ हैं, जो जिसको कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हो। तो उसके लिए हम लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं समाज में, उनके ऊपर आप नकेल कसिए और उनके ऊपर नज़र रखिए कि कहीं वो कुछ ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के खिलाफ हो। तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रेशर रहता है कि किसी तरह जो है अच्छे से इलेक्शन जो है अच्छे से कंडक्ट कराई जाए, और उसमें जो भी हमारा टास्क रहता है वो टास्क हम लोग फुलफिल करते हैं। सो ड्यूरिंग जीएसटी बहुत सारे बिजनेस ऑनर है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोग हैं जो जीएसटी पे करते हैं। इवन मैंने देखा है कि एक पर्सनल जो एक पर्सन वो भी जीएसटी नंबर लेता है, मे बी एक्सवाइजेड रीजंस के वजह से। तो ऐसे ऑनर एंड बिजनेस ऑनर को क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए ताकि उन पर जीएसटी का रेट ना पड़े, या जो भी एक्सवाइजेड चीज़ें होती है जो आपने जो बोला मल्टीपल चीज़ें होती है, तो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि वो सेफ एंड सिक्योर रहे? बिल्कुल, आजकल जो देख रहे हैं हम लोग कि फेक इनवॉइसेस को लेके जो है बहुत ज़्यादा मामला जो है गर्म है। मतलब बहुत सारा जो अरेस्ट हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में फेक इनवॉइसेस को लेके हुआ है। फेक इनवॉइसेस में क्या होता है कि आप जो है एक बिल क्रिएट कर लेते हैं जो कि जनरली वो बिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और उसका आप क्लेम ले लेते हैं, आईटीसी क्लेम ले लेते हैं। मतलब उस पर जो टैक्स, उस बिल के अगेंस्ट जो टैक्स है वो आप रिबेट में ले लेते हैं और वो आप दिखा देते हैं कि मैंने टैक्स पे कर दिया है। तो इसके कारण बहुत सारा जो है गिरफ्तारियां हुई है, बहुत सारे जो चोरी हुई है, इस पर हम लोग जो है अभी बहुत काम कर रहे हैं। तो जो भी बिजनेस ओनर, उनसे मेरा दरख्वास्त है कि आप इस तरह की एक्टिविटी में ना रहें जिससे कि आपको खुद पर्सनल लाइफ भी आपका डिस्ट्रॉय होता है और बिजनेस जो है वो तो हैम्पर होता ही है। इसीलिए ईमानदारी से अगर आप टैक्स देते हुए काम करेंगे तो आपका बिजनेस भी जो है वो फलेगा फूलेगा। और चोरी करेंगे तो ऑब्वियस है, तो फिर चोरी करेंगे तो आज न कल तो पकड़ाएंगे और फिर आपका बिजनेस भी हैम्पर होगा और जो सोशल इज्जत है वो सब भी हैम्पर हो सकता है। सो आप जीएसटी ऑफिसर्स है,
एंड समाज में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ब्रजेश जी का। मैं अभी मुंबई में मेरी पोस्टिंग है और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ ब्रजेश जी, कि यहाँ पर ना बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल मतलब ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। कारण जाहिर है यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल यहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं है, लोग बताते भी नहीं हैं। तो मैं अपने जॉब के साथ साथ जो है बच्चों को मेंटोर भी करता हूँ, उनको बताता हूँ कैसे आप गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और इन सबों के लिए मैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर जाके मैं सेमिनार वगैरह जो है मैं करता हूँ और बच्चों को मेंटोर करता हूँ। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब्स कम होते जा रहे हैं, हर चीज़ में प्राइवेट सेक्टर्स का आ रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीज़ें दे रही है। इसके बारे में आपका क्या है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप कि क्यों जो अगर लास्ट 10 ईयर का डेटा देखा जाए तो उसमें गवर्नमेंट सर्विस या जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन कम होती जा रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट का रुख जो है प्राइवेट की तरफ ज़्यादा है, या यूँ कहे कि उनका फेथ प्राइवेट की तरफ ज़्यादा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इज़ देयर, अभी भी है, अभी भी है। और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट नहीं हो सकता है। वो एनी हाउ पहले भी गवर्नमेंट के पास था, अभी भी गवर्नमेंट के ही पास है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ मेरे डिपार्टमेंट का, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये एक टैक्स डिपार्टमेंट है। टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है। इवन आप राजा महाराजा के समय से लेके चलिए, जो रेवेन्यू का होता है वो पूरा राजा अपने पास ही रखते हैं, तो रेवेन्यू वाला कभी प्राइवेट नहीं होगा। तो इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, ये सब जो डिपार्टमेंट है, ईडी, सीबीआई, ये सब हमेशा गवर्नमेंट ही रहेगा। तो क्यों ना फिर इसको हम अच्छा करियर के रूप में बनाएं, और इसमें अगर आपकी रुचि है तो उसके लिए एक मार्गदर्शन जो है मैं करता हूं बच्चों को। अभी भी मैं देखता हूँ कि जैसे कि यूपी का मैं जस्ट रिसेंटली देख रहा था कि लाइक 400 लोगों का सीट्स है एंड वहाँ पे लैक्स ऑफ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 400 का सीट्स है, तो एक क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बिल्कुल ये इसलिए हो रहा है, या यूं कहे कि ये मैं 2020 की कहानी बताऊंगा। जब कोरोना आया था, याद करिए आप लोग भी, जब कोरोना आया था तो बहुत प्राइवेट सेक्टर में जो है कॉस्ट कटिंग और इसके नाम पे जॉब चली गई थी, नौकरियां नहीं रही थी। तो लोगों को ना एक सिक्योर जॉब चाहिए। आजकल जिंदगी में, लाइफ में स्ट्रेस, बीपी, शुगर, टेंशन, हाइपरटेंशन, इस तरह की जो तमाम तरह की बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं जॉब जो है सिक्योर नहीं है, इसके लिए हो रही है। इसीलिए 2020 के बाद जो मैं देख रहा हूं कि बच्चों का रुख गवर्नमेंट की तरफ या फेथ गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट को तैयारी करते हैं और कोशिश ज़रूर करते हैं, भले ही जब नहीं होता है देन वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने खुद ही कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये फासला तो रहेगा। लेकिन एक अच्छा गाइडलाइन अगर आपको दिया जाए और अच्छा मेंटोर अगर आपको मिले तो ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आराम से अचीव किया जा सकता है। रही बात एग्जाम्पल 400 है, लैक्स ऑफ लोग अप्लाई करते हैं, राइट, बट पोजीशन तो कम है और लोग ज़्यादा है। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइक 7 ईयर 8 ईयर पूरी ईयर निकल जाती है गवर्नमेंट का कंपटीशन एग्जाम देखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बिल्कुल मेरे ही सर्कल में भी है, वो 10 साल तक आईएएस आईपीएस की तैयारी देते रहे, बट अनफॉर्चुनेट एक्सपेक्टेड नहीं हो पाया, नहीं हुआ। आफ्टर दैट मैंने देखा वो कोई एमआईडीसी में काम कर रहा है, कहीं एक्सपेक्टेड लेवल पे काम कर रहा है, कुछ है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, इसके बारे में मेरा ये एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रहता है बच्चों को कि एक बार जी जान लगा के, मतलब 1 साल और 2 साल, बस एक बार अटेम्प्ट दीजिए, एक और अटेम्प्ट ले लीजिए। मतलब 2 साल आप पूरा अपना ताकत लगा दीजिए। कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीएससी हो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, तो होता क्या है कि जब एक बार आप जोरदार तैयारी लगा देंगे तो आपको ये एहसास हो जाता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, और उस लेवल तक आप पहुंच चुके रहते हैं। तो अक्सर जो ये 7-8 साल का जो वेस्टेज ऑफ टाइम रहता है, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा होता है जो तैयारी करने के क्रम में शुरुआत के 1-2 साल जो है उतनी एनर्जी नहीं लगाते हैं और जज नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है और ये विश्वास लाना जरूरी है कि नहीं मैं क्लियर कर लूंगा। जैसे ही ये विश्वास हो जाएगा देन आप 1-2 साल दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है। थैंक यू। एंड आपका क्या प्रोसेस है? मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आप मेंटर भी करते हैं। मैंने 1-2 कॉल्स या मैंने 1-2 फीडबैक भी लिया है, मतलब लोगों ने बोला है कि लाइक दिवाकर जो है जो भी क्वेश्चन देते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं, तो एटलीस्ट 80-90% क्वेश्चन तो आते ही है ड्यूरिंग द कैरियर। मेंटर बहुत सारे लोग हैं जिसको आप मेंटर करते हो, तो
आपका कैसा मेंटरशिप रहता है कि हाउ वी नो कि मतलब लाइक ये क्वेश्चन ही ये पर्टिकुलर एग्जाम्स में आएगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करते नहीं, हो? इसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे नोट से आ जाते हैं। इवन अभी जस्ट एक कॉल आया था मेरी स्टूडेंट का जिसका अभी CHSL का मेंस हुआ है, एंड शी सेड कि मैक्सिमम जो GS के क्वेश्चन थे वो मेरे ही नोट से आए थे। खैर ये इसके पीछे है कि मेरा जो जर्नी है, जो मैंने तैयारी किया था वो अच्छा खासा तैयारी किया है। 7 इयर्स UPSC का तैयारी किया, 2 साल SSC बैंकिंग को दिया है। तो उससे ना एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ऐसे करके तैयारी करेंगे तो आप सफल भी होंगे और असफल भी होंगे। मैंने अभी हल्का फुल्का आपको मेरी असफलता भी बताई है, उसमें एक नंबर भी बताता हूँ। 22 एग्जाम मैं फेल भी किया हूँ। तो 22 एग्जाम फेल किया हूँ विद इन 6 to 7 मंथ, और फिर 3 एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है। तो ये जो है मतलब फेल होना, ये एक समझिए मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं अच्छा मेंटोर बन पाया, बच्चों को बता पाता हूँ कि ऐसे पढ़ोगे तो फेल करोगे, ऐसे पढ़ोगे तो पास करोगे, क्योंकि मैं खुद पास किया हूँ। तो उस हिसाब से मैं मेंटोर करता हूँ कि देखो जो मैंने किया है वो तुम करोगे, और जो मेरे बच्चों ने किया है, अभी तक लगभग 300 प्लस बच्चों को मैं मेंटोर कर चुका हूँ 2019 से, जिन्होंने सफलता अर्जित की है। तो 300 रिजल्ट जो है मेरे अंडर में, SSC बैंकिंग रेलवे जो भी वनडे एग्जाम है उसकी तैयारी में। तो बस भगवान का आशीर्वाद है और जो बच्चों का मेहनत है उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। सो आपके हिसाब से अगर किसी को IAS IPS बनना है या बैंकिंग वॉडेवर, तो स्टार्ट से एंड तक शॉर्ट में एक प्रोसेस बता दीजिए, बेसिकली क्या करते हैं, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का होता क्या है? एग्जैक्टली। देखिए ब्रजेश जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, सबों के लिए ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, 4 तरह के ऑफिसर होते हैं या 4 तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। एक होता है ग्रुप A ऑफिसर, एक होता है ग्रुप B ऑफिसर, ग्रुप C एंड ग्रुप D ऑफिसर। इन चारों में अगर आप देखें तो ग्रुप A जो है वो सबसे बड़ा है। तो उसका रिक्रूटमेंट UPSC के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप IS का एग्जाम बोलते हैं या IPS का एग्जाम बोलते हैं। या अगर स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र के हिसाब से MPSC होता है, यूपी के हिसाब से UPPCS होता है। उस हिसाब से जो है ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है। लेकिन अगर आप BCD को देखें और स्टेट गवर्नमेंट को देखें, तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो फिर BCD के लिए महाराष्ट्र में MPSC है और हर एक स्टेट में अपना SSC है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसके थ्रू 3 एग्जाम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक तो CGL है जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए, एक CHSL है जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास हो चुके हैं उनके लिए है, और तीसरा है MTS का एग्जाम जो कि 10th लेवल पे होता है। ये तो हो गया गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, जैसे कि ब्रजेश जी ने बताया, तो बैंकिंग सेक्टर में भी 11 बैंक जो है वो नेशनलाइज बैंक है। तो उस 11 बैंक के लिए एक एजेंसी है IBPS, जो कि बैंक PO का एग्जाम लेती है, क्लर्क का एग्जाम लेती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एग्जाम लेती है। और उन 11 बैंकों में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो साल में एक जो एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा SBI अलग से एग्जाम लेती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं या क्लर्क बनना चाहते हैं, और सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो है RBI में। अगर आप RBI में ग्रेड B ऑफिसर बनना चाहते हैं तो RBI खुद एग्जाम लेती है, और उसमें अगर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी RBI एग्जाम लेती है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप ढंग से 7 से 8 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाता है, क्योंकि जो भी एग्जाम का नाम लिया है मैंने, खास करके BCD और बैंकिंग, सबका सिलेबस सेम है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS। बस जी जान लगाएंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू। आपके अनुसार एक प्रभावी मेंटर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ब्रजेश जी आपका। मेंटोर जो है ना वो बहुत ही वाइड शब्द है, वो सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं दे सकते हैं। मेंटोर मतलब किसी चीज़ का मेंटोर हो सकता है, चाहे अगर आप खाना बना रहे हैं उसके लिए भी मेंटोर चाहिए, अगर आप परिवार चला रहे हैं उसके लिए भी मेंटोर चाहिए, है ना। और अगर आप SSC बैंकिंग तैयारी मतलब UPSC MPSC उसके लिए भी मेंटोर चाहिए। तो जहाँ तक मैं जो मेंटोर कर रहा हूँ वो तैयारी को लेके करता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। तो मेंटोर को सबसे पहले ना मुझे लगता है कि जब आप किसी को सिखा रहे हैं तो खुद क्या किया है आपने उसको भी देखना चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी करी है कि नहीं करी है, और मैं सफल हुआ हूं या असफल हुआ हूं, वो भी बहुत मायने रखता है। कि मेंटोर अगर सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, अपने इंडिया में राय बहादुर बहुत हैं, तो राय आप किसी से भी ले सकते हैं। भले ही आपका कट हुआ हो, कहीं स्किन कट हुआ है तो आप मोची के पास जाएंगे नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे।
क्योंकि वो उसके पास स्पेशलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि उसको पता है। ऐसे ही मेंटोर जो है वो बनना चाहिए जो उस चीज में महारत हासिल किया हो या उस चीज का एक्सपीरियंस हो कम से कम। सिर्फ राय देने वाला मेंटोर नहीं चाहिए। इसलिए और दूसरा चीज है कि जो मेंटोर आप बना रहे हैं उसका भी कोई मेंटोर होना चाहिए। जैसे मैं अगर मेंटोर हूं तो मेरा भी कोई ना कोई मेंटोर हो जहां से मैं ग्रेजुअली सीख रहा हूं और मैं उधर से सीख रहा हूं और बच्चों को उधर से सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी रुकना नहीं चाहिए, वो निरंतर चलते रहना चाहिए। तो मेंटोर के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मेंटोर का खुद का मेंटोर होना चाहिए और मेंटोरशिप आप जिसमें कर रहे हैं उसमें महारत आपको हासिल जरूर होना चाहिए। आप अलग अलग स्टूडेंट के साथ आप कैसे मेंटरशिप करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब यूनिक सवाल है और ये आप लोग भी समझिएगा कि मेंटोरशिप क्या होता है ना, ग्रुप में नहीं होता है। मतलब आप क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, एक साथ मेंटोर कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है तो 50 बच्चे बराबर नहीं होते हैं। जैसे मेरा जो मेंटोरशिप होता है, मान लीजिए एसएससी के एग्जाम के लिए, तो एसएससी के एग्जाम में 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है, 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। तो किसी स्टूडेंट का मैथ्स वीक हो सकता है, किसी स्टूडेंट का इंग्लिश में मेंटोरशिप की जरूरत है, किसी को जीएस में मेंटोर की जरूरत है, किसी को चारों क्लियर है लेकिन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नंबर नहीं बढ़ता है। तो इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस बच्चे को क्या चाहिए। तो मैं अपने मेंटोरशिप के दौरान ये देखता हूं कि बच्चों को, पर्टिकुलर बच्चों को किस में हेल्प की जरूरत है। अगर उसको सिर्फ ये मॉक टेस्ट में चाहिए तो उसको मॉक टेस्ट के हिसाब से बता देता हूं, किसी को इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश के हिसाब से, किसी को मैथ तो मैथ के हिसाब से मैं बताता हूं। इवन कोई कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है बट पढ़ नहीं रहा है, उसके लिए भी मेंटोरशिप चाहिए। उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या उसके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो अपने माँ बाप से, पापा मम्मी से नहीं बता पा रहा है, और वो टीचर से, मेंटोर से खुल के बात कर सकता है अगर मेंटोर उससे 1 to 1 बात करे, है ना। तो उसको उसमें भी मेंटोरशिप चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को उसमें आप पुश कर देते हैं, उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, क्योंकि फिर वो पढ़ाई करेगा ही। तो ऐसा बहुत सारा हुआ है मेरे साथ कि बच्चे मेरे पास आए हैं, रोते रोते आए हैं, रोते हुए सारी कहानी बताए हैं, और फिर मैं कोशिश करता हूं कि वो हंसते हुए जाए और अपने मिशन में लगे रहे और जरूर सफलता हासिल करे। अगर मुझे मेंटरशिप की नीड है, राइट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन करेगा? आपके साथ मेरा संपर्क कैसे होगा? अगर किसी को भी, जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा किसी को नीड है, कि मेंटरशिप की नीड है, वो कंसल्टेट करना चाहते हैं, उनके फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, तो इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं भी सोचता था कि कैसे लोग मुझे अप्रोच करेंगे और मैं कैसे लोगों को ये बताऊंगा। इसमें एक माध्यम बना है यूट्यूब पर। कोरोना के समय में जब हम लोग घर में बंद थे तो कुछ करने को था नहीं, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और आगाज योर जर्नी अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे या दिवाकर झा भी लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा। तो उसके थ्रू बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं। टेलीग्राम भी मेरा एक है माध्यम, टेलीग्राम पे भी आगाज योर जर्नी लिखेंगे तो वहाँ से भी आपको जो है मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा, और उसके थ्रू मैं बच्चों की तरफ पहुँच जाता हूँ। और डिफरेंट सेमिनार वगैरह जो करता हूँ, कोचिंग वगैरह जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, तो वहाँ से भी लोग जो है मुझे अप्रोच करते हैं। मतलब सोशल मीडिया और एज वेल एज फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। मतलब सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कह सकते हैं। हालांकि ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, मंडे टू फ्राइडे तो नहीं हो पाता है, लेकिन सैटरडे संडे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी होती है, तो उस दरमियान, छुट्टी के दरमियान मैं अपना जो ये हॉबी है, पैशन है मेंटोर करने का, वो मैं परस्यू करता हूँ। मेंटरशिप से आपने क्या सीखा? मेंटरशिप से आपने क्या सीखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेंटरशिप से देखिए, मेंटोर जब किसी को मेंटोर कर रहा होता है उस दरमियान वो खुद भी सीख रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो सबके सब कुछ हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, इस तरह का जो बच्चा है ना, इसको इस तरह से बोलेंगे तो ये इसके लिए काम करेगा। अब इस तरह का बच्चा, इसको डांट के बोलेंगे तभी समझ पाएगा, इसको प्यार से बोलेंगे तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से मुझे डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं, इवन कई बार मैं गार्जियन का भी मेंटरशिप करता हूँ। बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा से बात कर लीजिए, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए, वो मुझे ठीक से नहीं बता रहे हैं। इवन एक दो एग्जाम्पल है कि बच्चे के पापा मम्मी ने बोला तैयारी छोड़ दो, और मैंने बोला था कि तेरा हो जाएगा, तू तैयारी कर। अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अब वो पापा की बात सुनेगा या टीचर की बात सुनेगा। तो फिर उस समय मुझे उसके पापा और मम्मी से जो है बात करना पड़ा और एक तरह से उन्हें मेंटोर करना पड़ा। तो ये सब जो फेजेस है, इसको मैं एंजॉय करता हूँ और दिन ब दिन सीखता रहता हूँ। कोई एक स्टोरी या कुछ ऐसा है कि जिसके लाइफ में आपने काफ़ी मोटिवेटेड किया हो और वो
उसकी लाइफ चेंज हो गई हो। बिल्कुल, बहुत सारा एग्जाम्पल है, और बहुत सारा एग्जाम्पल है, और सबकी स्टोरी जो है मेरे यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे आप जाएंगे, मेरा आगाज़ योर जर्नी, तो वहाँ पर सक्सेस स्टोरी करके बहुत सारे इंटरव्यू हैं जिनके लाइफ में मैंने जो एड ऑन किया है। रिसेंटली एक एग्जाम्पल है, मुंबई का ही है। एक लड़की है जिसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, और छूट गई थी या परिवार में ऐसा माहौल था कि वो पढ़ नहीं पा रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी तरह से, किसी माध्यम से मेरे पास पहुंची, और फिर मैंने उसको पूरा रोड मैप बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, और उसको जॉब के साथ साथ पढ़ाई करनी थी। तो वो सारा सेशन हुआ, 1 घंटे का हुआ लगभग, और फिर 1 साल तक वो वीकली या 15 दिन पे मेरे से बात करती थी, और फाइनली जो है उसको सफलता मिली है। बैंक ऑफ इंडिया में वो जो है पीओ का जॉब अभी कर रही है, महाराष्ट्र में ही। क्या कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट प्रिपरेशन के ड्यूरिंग करते हैं? कॉमन मिस्टेक तैयारी के क्रम में क्या होता है कि बच्चे ना पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर नहीं करते हैं। जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन का मतलब, जैसे मैं बताता हूं बच्चों को कि अगर आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करिए, तो सबसे पहला जो थंब रूल है, आप ये निकालिए कि जो एग्जाम आप क्रैक करना जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को पहले याद करिए। सिलेबस को पढ़िए मत, या सिलेबस के अंदर मत घुसिए। पहले क्या करिए, उस सिलेबस को लिखिए। इवन मैं तो बोलता हूं हाथ से लिखो, प्रिंट आउट वगैरह पे मत जाओ, हाथ से पूरा सिलेबस लिखो, उसको चिपकाओ दीवार पे। और उसको जब आप याद कर लोगे कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट का ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है, और फिर ट्रिगोनोमेट्री मुझे पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, तो सिलेबस अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर आपका रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अक्सर बच्चे जो है देखते हैं हाँ बैंक पीओ का करना है या एसएससी करना है, यूट्यूब पे गए, कोई भी टीचर को पिक किए और उसके वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो यूट्यूबर हैं या टीचर हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, वो सिलेबस हमारे में है या नहीं है। तो सबसे पहला जो थंब रूल है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद ही आप तैयारी स्टार्ट करिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसको आप देखिए, देन आप स्टार्ट करिए अपना तैयारी। तो ये गलती मत करिए कि डायरेक्ट हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं। सबसे पहले एग्जाम फिक्स करना है कि कौन सा एग्जाम हमें क्रैक करना है, और उसके बाद उस एग्जाम के लिए जो है सिलेबस क्या है, और उस एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको भी देखिए कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कितना तक पढ़ना है, कितना हायर टफनेस तक जाना है, या लोअर लेवल पे भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप वो डिसाइड करिए, देन आप तैयारी स्टार्ट करिए। फिर क्या होगा, पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में आप जो है एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जी, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी कैसी करना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी, इंटरव्यू के लिए जो है सबसे पहला और बोलते हैं ना कि एकदम बेसिक चीज़ ये होना चाहिए कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उनको तो नहीं पता है कि हूँ इज़ दिवाकर, हूँ इज़ ब्रजेश, है ना। तो पहले ये जानना है कि मैं दिवाकर हूँ और मुझे दिवाकर के बारे में कितना पता है। तो मेरा जो तैयारी का तरीका होता है इंटरव्यू के लिए, खास करके बैंक पीओ में इंटरव्यू होता है दोस्तों, और यूपीएससी के लिए भी इंटरव्यू होता है, और एमपीएससी के लिए भी इंटरव्यू होता है। एसएससी के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है। तो जो बैंकिंग की तैयारी जो मैं करवाता हूं और जो यूपीएससी के बच्चों को मैं तैयार करता हूं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए जो सबसे पहला काम करवाता हूं कि बच्चे खुद अपने बारे में क्वेश्चन लिखो कि हाँ मेरा नाम है ब्रजेश कुमार, तो ब्रजेश कुमार का सिनोनिम्स क्या है पहला, फिर ब्रजेश के नाम से फेमस पर्सनैलिटी क्या है, फिर ब्रजेश का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो देखिए, उस डेट ऑफ बर्थ में क्या हुआ था इंडिया में। मतलब आपको ना इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन। तो क्या होगा, जब आप प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफाइल वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो भी इंटरव्यू तैयारी करते हैं, प्रोफाइल वाले क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपको पता होना चाहिए ना आप कौन है। आपके पापा का ये नाम है तो पापा कहाँ जॉब करते हैं, उस स्कूल में, उस स्कूल का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ना। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं आपके प्रोफाइल से। तो मैं सबसे पहला काम क्या करवाता हूं, प्रोफाइल देता हूं उनको लिख के, जो उन्होंने फॉर्म भरा होता है। फिर बोलता हूं इसमें से तुम कम से कम 50 क्वेश्चन लिखो कि तुम्हें खुद दिवाकर का इंटरव्यू लेना है, तुम्हें खुद ब्रजेश जी का इंटरव्यू लेना है। तो तुम अपने बारे में लिखना स्टार्ट करो कि हाँ अगर ये प्रोफाइल वाला बंदा आया तो मैं ये पूछूंगा, फिर इसमें ये क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। ऐसे करके आपको प्रोफाइल तैयार होना चाहिए। इंटरव्यू में कभी भी नॉलेज वाला गेम नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट वो ले चुके हैं, पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो वो प्रोफाइल से ही समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले प्रोफाइल से रिलेटेड 50 हो, 100 हो, 150 हो। एक लड़का था नितेश कुमार, जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ है, उसने लिख के लाया था 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अपने प्रोफाइल से संबंधित। तो उसका ना किसी भी इंटरव्यू में उससे बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक।
वो बोला सर मैंने 4 इंटरव्यू दे दिया, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। और कई बार तो बोला कि सर लगता था कि दिवाकर सर आप खुद बैठे हैं सामने और वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मॉक में हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आएगी। मैं जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरव्यू के रिलेटेड, आईएएस की आईपीएस का कुछ तो था, मतलब 5 से 10 साल पहले। तो उसमें कैसा था कि इंटरव्यू के लिए उन लोगों ने 10 अलग अलग फ्लैग पे लेके गए, 20 अलग अलग रूम में इंटरव्यूज लेना स्टार्ट किया, 10 लोग को अलग अलग रूम में। तो वहाँ पे ये स्टोव दिया एंड मिल्क दिए, माचिस दिए एंड जो भी चाय बनाने के इक्विपमेंट होते उन्होंने वो सबको दिया एंड उन्होंने बोला कि मेक टी। तो और बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने अच्छे अच्छे नंबर लाए थे। उन्होंने कोई स्टोव जलाने लगा, सब टी बनाने में लग गया। हाँ, सब टी बनाने लगा। उसमें से एक बच्चे ने टी नहीं बनाया, उसने क्या किया, 2 माचिस लिया, ऐसे किया और ऐसे किया और उसने टी बनाया। तो मैं सोचा कि मतलब कैसे सिंपल जो चीजें होती है वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वो चेक करते हैं। तो मैं बोला कि मैं उस टाइम देखा कि इस टाइप के भी इंटरव्यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको इवन उस समय ऑन द स्पॉट कुछ बोल सकते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम कर रहा है। इवन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो शर्ट पहने हैं उसमें कितने बटन हैं, है ना। पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल कम देखने को मिल रहा है इस तरह का, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इवन एक और मैं क्वेश्चन था, जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड था, बट मुझे लगा कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड एवरीथिंग विल बी अलग रहता है, डिफरेंट था। तो मुझे पता चल गया 1 से 1.5 साल में कि ये मेरे से नहीं बनेगा, तो मैं स्विच मार ली। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है और यही मैं बच्चों को सिखाता हूँ। लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, 2-3 साल मस्ती करने में निकाल देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मैं तैयारी करूंगा, पापा को फेथ में ले लेते हैं और खुद पे विश्वास नहीं है, फिर भी तैयारी किए जा रहे हैं। तो 7-8 साल लगाएंगे, 10 साल लगाएंगे तो फिर नहीं हो पाए। तो इंटरव्यू का भी बहुत मायने रहता है। और खास करके एक एग्जाम्पल तो ऐसा है कि एक लड़की है जिसका मेंस में बहुत कम नंबर थे, मतलब जस्ट वो पास की थी, लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर लेके आ गई और फाइनली जो है शी गॉट जॉब। आप स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले और जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो आप वैसे लोगों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल सही। देखिए मेहनत तो करना ही है, मेहनत का तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मेहनत एक सही डायरेक्शन में हो वो बहुत जरूरी है। और मेहनत करते वक्त भी देखते हैं कि 4-5 दिन आपने अच्छे से पढ़ा, फिर 6ठे दिन आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया और फिर आपका डिसकंटिन्यू चालू हो जाता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होता रहता है ना, तो इसको थोड़ा सा आप एक स्मूथ में लेके जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज होता है जो मैं बच्चों से करवाता हूँ कि बच्चों को बोलता हूँ कि आप क्या करिए, सबसे पहले ना अपना वाई ढूंढिए। क्यों आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में आप जो पर्टिकुलर जॉब में जाना चाहते हैं वाई, उसके लिए आपका ड्रिवन फोर्स क्या है जो आपको उधर पुश कर रहा है, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। और अगर वो बर्निंग डिजायर हो जाता है, अगर वो लगता है कि नहीं ये मुझे एनी हाउ चाहिए, मुझे करना है तो करना है, वो जब दिख जाता है बच्चों को तो फिर टेंशन नहीं है, फिर वो कर लेगा। तो सबसे पहले तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं इस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले ढूंढना है आपको वाई, क्यों मुझे ये जॉब करना है, क्यों बैंक मैनेजर बनना है, क्यों यूपीएससी करना है, क्यों मुझे एमपीएससी करना है। वो क्यों अगर आपका हो जाता है ना, तो 90% गेम जो है वो क्यों से हो जाता है। 10% के लिए तो बहुत कुछ अवेलेबल है। तो जो भी मेहनती स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो ढूंढे कि ये क्यों मेरा कितना स्ट्रांग है। वो अगर स्ट्रांग है देन आप सफल हो जाएंगे, अदरवाइज फिर पढ़ते रहिए, फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्यों का बहुत ज़्यादा रोल है इस मामले में। और एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए लाइक जीएसटी हो गया, देन अदर सेंट्रल एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए आपकी क्या स्टडीज़ रिकमेंड करते हैं? जैसे जीएसटी का जॉब होता है, या एक्साइज का, या अपना कस्टम का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी जॉब है, ये एसएससी के थ्रू होता है। एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जो अभी 10 साल का एनालिसिस किया है मैंने, उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा सिर्फ 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस चीज़ को, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से सॉल्व कर लिया है और वो आपको याद हो जाता है, तो फिर ये आसान है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न पे पूछ रहे हैं। तो ज़्यादा आपको दिमाग अप्लाई नहीं करना है, प्रीवियस ईयर उठाइए और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो आप कर लीजिए। तो एसएससी पास करना बहुत आसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में जाने के लिए
सबसे अच्छा गुरु मंत्र जो है ये आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने के लिए कितनी टाइम की नीड होती है, कितना रिकॉर्ड? सपोज मुझे जीएसटी का एग्ज़ाम्स क्रैक करना है या प्रिपेयर करना है, तो एक्चुअल में कितना हावर्स मुझे स्टडीज़ करना चाहिए, कितने हावर्स पढ़ाई करने चाहिए ताकि मैं एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत ही कॉमन सवाल है और हर एक बच्चे के दिमाग में है, सर मैं कितने घंटे पढूं? या कोई अगर पास करता है तो उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे। तो ये दोस्तों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अगर किसी का बेस बहुत अच्छा है, मान लीजिए 10th-12th में उसने बहुत अच्छे से मैथ्स किया है, रीजनिंग किया है, इंग्लिश किया है, तो उसको कम समय लगेगा। और जिसका मैथ्स अच्छा नहीं रहा है 9th-10th में, 11th-12th में मैथ्स था ही नहीं, तो ऑब्वियस है मैथ वीक है, तो मैथ वीक है उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जिसका इंग्लिश वीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं किया है, हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो उसको टाइम लगेगा इंग्लिश को कॉप अप करने में। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ऑन एन एवरेज अगर कोई बच्चा एवरेज मेंटलिटी वाला है, नॉर्मल है, फर्स्ट डिवीजन 60% नंबर वाला है, तो उनके लिए डेली का 3 से 4 घंटे और कम से कम 1 साल की तैयारी, 1 साल 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो एसएससी का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन यूपीएससी एमपीएससी अगर आप करना चाहते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का एक जॉब चाहिए, ग्रुप ए का जॉब चाहिए, तो उसमें फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसमें आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ेंगे और कम से कम 1 से 1.5 साल, तो फिर आपका यूपीएससी और एमपीएससी में आप सोच सकते हैं कि हम आप दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि नहीं 10 घंटे नहीं दे पाऊंगा, तो फिर आप एसएससी ये यूपीएससी एमपीएससी भूल जाइए, मत दीजिए। लेकिन अगर आप कम समय देना चाहते हैं तो फिर आप बैंकिंग एसएससी का एग्जाम आप दे सकते हैं। मैं एक्चुअली एवरी ईयर में देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नॉर्थ से ही क्रैक करते हैं। रीज़न क्या है? कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स उतने बच्चे नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, ये सवाल मुझे मेरे ऑफिस में भी पूछते हैं लोग कि क्योंकि मैं महाराष्ट्र में जॉब है और मुंबई में पोस्टिंग है, और जो ऑफिस का जो देखते हैं नए जो बच्चे आ रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ से रहते हैं। तो फिर यहाँ पर लोग पूछते हैं कि नॉर्थ वाले ही क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र और जो इधर वाले बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, जो वहाँ से क्यों नहीं आ रहे, गुजरात से क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे सटीक जो आंसर मैंने ढूंढा है वो है कि नॉर्थ के बच्चे ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, एक तो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ज़्यादा अपियर हो रहा है वहाँ से, तो जहाँ से ज़्यादा बच्चे अपियर होंगे ऑब्वियस है सक्सेस रेशियो वहाँ का ज़्यादा होगा। मुझे याद है जब मैं कोचिंग करता था, जब मैं पढ़ता था, तो मेरे बैच में 300-400 बच्चे थे नॉर्थ में। मुखर्जी नगर की क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरे बैच में 300-400 बच्चे एक क्लास में थे। इवन बाद में मेरे बाद जो बैचेज बने हैं एसएससी के लिए, उसमें एक सिनेमा हॉल है उधर, बत्रा सिनेमा हॉल मुखर्जी नगर में, वो सिनेमा हॉल में पढ़ाई होता है। अब सोचिए सिनेमा हॉल में कितना स्ट्रेंथ होगा, एक साथ एक बैच में हजार बच्चे हैं। और यहाँ मुंबई की जब बात करूँ, यहाँ पर जब मैं मेंटोर करता हूँ तो क्लास में जाता हूँ तो मुश्किल से 50 बच्चे मिलते हैं एक बैच में। अब सोचिए कहाँ पर 1000 बच्चा पढ़ रहा है एक ही बैच में, कहाँ आप 50 बच्चे को मेंटोर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है जब संख्या ज़्यादा होगी तो सक्सेस वहाँ से निकलेगा। एक तो ये मुझे जो आंसर समझ में आया। दूसरा, अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए संख्या कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे में इंटेलिजेंस ही कम है, या यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या यहाँ के बच्चे मतलब नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे को भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है जो नॉर्थ के बच्चों को दिया है। नॉर्थ के बच्चों को बचपन से सरकारी नौकरी का वो मिलते आया है। यहाँ के बच्चों को सरकारी नौकरी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो बताने वाला है उनको भी नहीं पता है, तो कहाँ से कोई बताएगा? तो अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण संख्या कम है अपियर होने की, और अपियर होने का संख्या कम है, इसी से सक्सेस रेशियो भी कम है। ऐसा बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू एग्जाम देते हैं, जैसे कि उनका एक सर्टेन एज होता है, लाइक 32, 35, अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग ईयर्स है, इतने तक ही मैक्स टू मैक्स आप एग्जाम्स दे सकते हो। बट क्या होता है, कंटिन्यूस देते हैं बट होते नहीं है, 8 से 10 साल निकाल देते हैं, फिर सर्टेन टाइम्स के बाद उनके पास कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, एग्जाम्स नहीं करेक्ट कर पाते हैं। और कुछ क्या होता है कि कुछ भी करते हैं बिकॉज उनके पास ऑप्शंस नहीं है, लाइक 7 to 8,000 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने 10 से 15 साल उन्होंने आईएएस आईपीएस में दे दिया, राइट। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सब सक्सेस करेंगे। करेक्ट 2 से 3 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर आईएएस आईपीएस के लिए, उसमें से मात्र 1000 के आसपास में लोग सेलेक्ट होते हैं यूजुअली।
ये केस में आप क्या एडवाइस देंगे? नहीं, इसमें मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सबसे पहले ना आप अपना पोटेंशियल को पहचानिए कि हाँ, मेरे से मैंने आपने बताया ब्रजेश जी कि आपने 1 साल तैयारी करी, समझ में आया कि नहीं इतना मैं नहीं कर सकता हूँ, या इतना करूँगा तो मुझे जो ये है वो दूसरे फील्ड के ज़्यादा है, तो मैं उधर सक्सेस कर जाऊँगा। तो आपको भी पहले ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, आईएएस बनना है, तो वो उसके लिए आप कितना ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं और 1 साल आप दे दिए, सपोज 1 साल दे दिए, तो देखिए कि 1 साल पहले आप कहाँ थे, क्या आपके तैयारी में, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा भी अंतर हुआ है? मतलब मान लीजिए कम से कम प्रीलिम्स के आसपास तो पहुंच गए, या प्रीलिम्स अगर मान लीजिए 100 नंबर से हो रहा है, 100 अगर मार्क्स है आपको, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और आप 95 तक पहुंच गए हैं, मतलब कि प्रोग्रेस हुआ है। तो फिर आप टाइम दीजिए उसको। अब पता चला कि कट ऑफ है 100, आप हैं 50 पे, 2 साल तैयारी भी दे चुके हैं, तो मतलब नहीं है फिर उसमें कंटिन्यू करने का, फिर फालतू है कि आप 7-8 साल दे रहे हैं, तो वहीं से तुरंत आप आउट हो जाइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अब शुरू में ही आप देख लीजिए कि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या यूपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, उसके लिए एक राइट मेंटोर भी ढूंढ लीजिए कि भाई किससे हम सलाह लें, कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताने वाला कोई अगर मिल जाए पर्टिकुलर, तो बहुत अच्छा होता है। कोई मुझे बता दे कि नहीं तू तेरा ये सर्कमस्टांसेस है, तो तुझे अभी यूपीएससी नहीं करना चाहिए, अभी तुमको छोटा मोटा एग्जाम कोई कर लो, वो कर लो, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर यूपीएससी कर लो, फिर एमपीएससी कर लो। ऐसा भी तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा। तो कोई एक ढूंढिए, कोई टीचर जो भी आपके आसपास में हो और सक्सेसफुल हो, तो उनसे जरूर सलाह लीजिए, देन डिसाइड करिए कि हाँ मैं ये करूं या वो करूं। तो फिर आपका टाइम बच जाएगा, जो 7-8 साल आप उधर देंगे। राइट, वो 7 साल किसी और चीज़ में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मेरे सर्कल में भी है, मे बी आपके साइड में, कि आफ्टर 10-12 के बाद पेरेंट्स इधर बच्चे अलग अलग लोगों से गाइडेंस लेते हैं। एग्जांपल, मैं टेक्नोलॉजी से हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी का ही गाइडेंस दूंगा, और कोई आईएएस आईपीएस के बाद है तो आईएएस उसके बारे में देगा। एक इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर कि एग्जांपल की अगर मैं 10-12 वाले जो भी ऑडियंस के बच्चे हैं जो भी है, तो उनको किस टाइप्स के अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, और राइट गाइडेंस दे ताकि वो एक ही इसमें फोकस हो। यहाँ पे तो 10 अलग अलग गाइडेंस मिलेगा तो ही विल बी वो अलग, हाँ, कंफ्यूज कर जाएगा। नहीं, बिकॉज आफ्टर 10 के बाद वही एक होता है कि दे कैन प्लान कि मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से ही कैन चूज द स्टडीज, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, सो ऑन। तो वो चीज में आपका क्या रिकमेंडेशन? बिल्कुल नहीं, ये सवाल मेरे ख्याल से आज के ज़माने में जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर समझिएगा इस चीज़ को, कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को थोप देते हैं कि मैंने उससे पूछा है तू मैथ ले ले, मैंने उससे पूछा है तू बायो ले ले, मैंने उससे पूछा है सीए बहुत बढ़िया है तू कॉमर्स ले ले। इस हिसाब से थोप देते हैं, बच्चों से हम लोग नहीं पूछ पाते हैं। या एक तरह से दूसरा देखा जाए तो बच्चे उस फेज में नहीं होते हैं 10th पास वाले कि हम डिसाइड कर सकें, बच्चा डिसाइड कर सके कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए है। तो उसके लिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बच्चों को सारा चीज़ बता देता हूँ कि ये मैथ का ये ऐसे है स्कोप, इसका बायो का ये स्कोप है, आईटी में जाओगे तो ये स्कोप है, डॉक्टर बनोगे तो ये स्कोप है। ऐसे करके सारा स्कोप उसको समझा दीजिए, और काम धाम मत समझाइए, उसको दिखाइए कि फिर उस प्रोफेशन में जाओगे तो तुम कैसी लाइफ जियोगे। अगर वो देख लेता है बच्चा, तो फिर उसके लिए आसान होगा कि हाँ ये लाइफ चाहिए ना, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। मतलब अगेन मैं वाई पे काम करता हूं, तो उसको ये दिखा दीजिए कि एंड रिजल्ट क्या है। अगर तुम आईएएस बनोगे तो एंड रिजल्ट, कोई ऑफिस जाइए, एसडीएम का ऑफिस, वहां दिखा दीजिए कि ये एसडीएम है, ऐसे बनना है क्या, या आईपीएस बनना है, चलो आईपीएस के ऑफिस वहां जाते हैं, बैंक में जॉब करना है, चलो कोई बैंक मैनेजर से मिल लेते हैं। ऐसे करके ढूंढिए और बच्चों को जरूर वहां पर विजिट कराइए। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि गवर्नमेंट ऑफिस कभी गए हो, तो बोलता है नहीं। तो फिर वहीं पर जो है कहानी गड़बड़ हो जाती है कि उसको एक जो मिलना चाहिए ना ड्राइविंग फोर्स के, हाँ मुझे चाहिए, वो कैसे मिलेगा जब वो किसी से मिलेगा। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो नवनीत शिकेरा आईपीएस हैं यूपी कैडर के, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, आप शायद देखे होंगे, भोकाल। आप लोग भी अगर देखे हैं, नवनीत शिकेरा जो आईपीएस है उनके लाइफ में। तो मुझे जो आईपीएस का एक छोटा सा जो ये था ना अंदर अंदर कि मुझे बनना है बनना है बनना है, वो बहुत ज्यादा फोर्स में आया जब मैं नवनीत शिकेरा सर से मिल लिया। डायरेक्ट उनसे मिला, उनका वो यूनिफॉर्म, ताम झाम, गाड़ी घोड़ा ये सब देखा, तो फिर उसके बाद नींद उड़ गई मेरी। उसके बाद जो मैं पढ़ाई किया हूँ, एकदम यकीन मतलब मानिए कि पूरा एनर्जी ये हो गया। तो उसमें यही चीज़ मैं बच्चों के ऊपर अप्लाई करता हूँ कि तुम पहले समझ लो कि कस्टम ऑफिसर होता क्या है।
जाके मिल लो ना, क्या दिक्कत है? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी जा सकता है, तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको गाइड ही करेगा, जाएंगे तो सर मैं बनना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, तो देते हैं समय, 1-2 मिनट लोग देंगे। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को मुझे लगता है कि पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस दिखा दीजिए, एक झलक दिखा दीजिए कि हाँ आईटी में जाओगे, देखो आईटी का ऑफिस ऐसा होता है, इसमें ये है, वो सब, वो एक्सपीरियंस कर लिया ना, उसका ड्रीम बिल्ट हो गया, ड्रीम बिल्ट हो गया, फिर वो एक्शन करेगा और जरूर सफल हो जाएगा।